बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हम कल जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है जी? पहले इस मोशन को समझते हैं कि ये मोशन कैसे होता है, फिर हमने ये देखना होगा कि क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है और ये मोशन कैसे पैदा होता है। हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। इनके ख़ास बात क्या होती है कि जब इनमें फोर्स अप्लाई की जाती है तो इनका शेप चेंज हो जाता है, और फिर जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते हो तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ये इसका ओरिजिनल शेप है। जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो गया। और जैसे ही आपने फोर्स हटा दी तो ये अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या आपके पास एक इलास्टिक मटेरियल है, आप उसमें फोर्स लगाई, उसका शेप चेंज हो गया, या आपने फोर्स लगाई, ये उसका शेप चेंज हो गया, फिर आपने फोर्स हटाई, इसने अपने वापस शेप में आ गई। इसको आप कहते हो इलास्टिसिटी। होता क्या है मामला, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इसने इतना फासला तय किया है, तो आपने फोर्स अप्लाई की, इसने फासला तय कर लिया, इसको हम वर्क कहते हैं। वो वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर। जैसे ही आप हटा दोगे ये फोर्स, तो अब ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये एक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, और ये होती है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। और इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग जो है वो अपना शेप वापस हासिल कर लेता है। ये चैप्टर 10 का हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर उसको रिपीट करना पड़ रहा था तो इसलिए हमने इसको कर लिया। तो देखते हैं जी। सपोज करें ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे हमने एक इलास्टिक मटेरियल यानी कि एक स्प्रिंग रखा हुआ है, और उस स्प्रिंग से हमने एक मास को बांधा हुआ है। ये मास इस वक्त रुका हुआ है, इनिशियली रुका हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। ये मीन पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं जी, हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, हम इस पर एक फोर्स। ठीक है जी, ये ले जी, मैंने इस पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर दी। इस फोर्स को हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। अब हम जानते हैं कि फोर्स अप्लाई होगी तो ये ब्लॉक जो है वो मूव करते हुए, ये जो आपका ब्लॉक है ये मूव करते हुए ओ से ए पोजीशन पे आ जाएगा। कितना फासला इसने तय कर लिया? ओ से लेके ए तक इसने लेट सपोज एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और अब ये ए पॉइंट पर आ गया। अब ये क्या हुआ है कि आपका ये जो इलास्टिक मटेरियल है इसके अंदर शेप चेंज हुआ है। एक्चुअल में ये जो वर्क हुआ है, जब आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, तो ये जो वर्क है ये आपकी इस स्प्रिंग में स्टोर हो गया। क्या बन के? इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन के। अब ये जो कंप्रेस स्प्रिंग है इसमें एक एनर्जी पाई जा रही है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपने ये फोर्स लगाई और इसने ये डिस्टेंस तय किया एक्स के नाम से, तो ये हो गया वर्क, और ये वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गया। तो अब आपका ये जो ब्लॉक है ये ओ से ए पॉइंट पर आ गया, और अब आपके स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हुई है जिसको हम कह रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने ये फोर्स जो लगाई हुई थी ये हटा दी। अब क्या होगा, आपकी ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी। क्योंकि डायरेक्शन चेंज है तो हम इसको माइनस कहेंगे, और ये जो माइनस एफ है ये है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी, ये अप्लाइड फोर्स थी। आपने फोर्स लगाई, ओ से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हुए ए पे आ गया, ये वर्क हुआ, ये वर्क आपके स्प्रिंग में स्टोर हो गया, इसकी बन गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने अप्लाइड फोर्स हटा दी, तो अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके इस ए ब्लॉक में, इस बॉडी में एक फोर्स डालेगा जिसको हम कहेंगे माइनस एफ, यानी कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्या होगा, इस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट ए से आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अभी आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया था, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ऐसे मूव करेगा और ओ पॉइंट पर आ जाएगा। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट ओ से ए की तरफ मूव किया ऐसे, और अब इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है जी, अब आपका मूव ऐसे किया और अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ए से ओ पर आ गया। अब ओ पर आने के बाद ये रुकेगा नहीं, बट ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जो उसके जो स्टेट होती है उसको कंटिन्यू रखती है। तो अब इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट है मोशन, तो इनर्शिया की वजह से आपका ये ऑब्जेक्ट ओ पर आने के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि
मज़ीद आगे जाएगा, मज़ीद आगे जाएगा ओ से, अब ये चला जाएगा आपके बी पॉइंट पर। अब ये ट्रैवल करता हुआ आपके बी पॉइंट पर आएगा। अब जब बी पॉइंट पर आएगा तो अब दोबारा यहाँ पर आके रुक जाएगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में, और फिर वो इस एनर्जी जो है अब इस ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ मूव करेगी। तो ये वाइब्रेशन हो रही है। आपका ऑब्जेक्ट देखें, पहले ओ था, ओ से ए पे आया, ए से वापस ओ पे यानी मीन पोजीशन पे आ गया, फिर मीन से बी पे गया, बी से वापस ओ पर आ गया। तो ये होता है मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि इस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा हो रहा है। और ये मोशन जो है किस सॉर्ट का हो गया, ये हो गया वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ओ मीन से ए पे जा रहा है, ए से वापस मीन पे आ रहा है, फिर मीन से बी पे जा रहा है, फिर बी से वापस ये मीन पर आएगा। तो ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया। ठीक है, तो इस मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी रिस्टोरिंग इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा होने वाला मोशन। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मोशन जो है इज दिस मोशन, क्या ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, ये चेक करते हैं अब हम। इज दिस मोशन सिंपल हार्मोनिक और नॉट। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए इस मोशन में तीन बातें होना ज़रूरी है। पहला, वाइब्रेटरी मोशन ये हो, जो कि हमने अभी ऊपर स्टडी की तो हमें नज़र आया कि हाँ ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, तो पहली बात ये ज़रूरी है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं हाँ वाइब्रेटरी मोशन है, ऑब्जेक्ट मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम से मीन पे आता है, फिर मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम से मीन पे आता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहा है। तो पहली बात तो हमने साबित कर दी। दूसरी बात हमें ये साबित करनी होगी कि इसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन। ये हमें दूसरी बात साबित करनी होगी कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये मैं अब साबित करता हूँ। तो और तीसरी बात जो होगी वो ये कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर आपके इस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो मोशन हुआ है, अगर इसमें ये तीन खूबियाँ हैं तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहली खूबी तो हमने साबित कर दी कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब मैं आ रहा हूँ इस तरफ, अब मैं साबित करूँगा कि एक्सेलरेशन जो इसमें पैदा हो रहा है वो मीन की तरफ है। ये तीन पोजीशन हम ले रहे हैं जी। ये ओ पोजीशन है, इस वक्त ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है ओ पोजीशन में, तो इसकी वेलोसिटी होती है 0। फिर ये आपका ओ से जब ये ए पर जाता है तो ए पर आके जो है ये आप समझ लें, बल्कि रुक जाए सॉरी, ए से लेते हैं हम, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, मैं ए से कंटिन्यू करूँगा। तो अब हमारे पास वही इसी मोशन को हम ले रहे हैं। सपोज करें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर था। ठीक है, ए से मैं आगे लेके जाऊंगा, ए से ओ पे लेके जाऊंगा, फिर ओ से बी पे। ये ए पर है, फिर इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह थी कि ये ओ ए से जा रहा है मेन पोजीशन ओ की तरफ, यहाँ आता है, यहाँ पर आता है ओ, और फिर ओ से ये मज़ीद आगे बढ़ता है और अगली मेन पोजीशन पे जाता है जिसको हम कहते हैं बी पोजीशन। उसके बाद ये रिपीट हो रहा होता है, फिर बी से वापस ओ पे आता है, ओ से फिर ए की तरफ चला जाता है, फिर ए से बी की ओ की तरफ, ओ से बी। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे फॉरवर्ड मूव लिया है मैंने इसका। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। अब जब ये ए पोजीशन पे था तो चूंकि ए पोजीशन पे हमने देखा था ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, इनिशियल यानी वेलोसिटी जो है ए पोजीशन पे 0 होती है। जब ये ओ पोजीशन पे आता है तो ये ट्रैवलिंग करता हुआ आ रहा होता है, इसके अंदर मोशन होता है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और इसी वेलोसिटी की वजह से इसका जो इनर्शिया है वो इसकी वेलोसिटी इसके मोशन को कंटिन्यू रखता है, और ये फिर ओ पे रुकता नहीं, आगे चले जाता है। और जब बी पे जाता है तो तब भी ये जाके बी पे जाके रुक जाता है, और फिर ये इलास्टिक इसका जो स्प्रिंग है वो इसको वापस पुल करके ओ पर लाता है। तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है, जबकि मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। अब अगर हम गौर से देखें ए से ओ तक हम देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 0 है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ए से ओ की तरफ जा रहा है तो इस दौरान जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन प्लस होगा, और प्लस एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन वाली डायरेक्शन होती है, यानी कि ऐसे। ठीक है,
तो ए पोजीशन से ओ पोजीशन के दौरान आपके इस ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसकी वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है और ये मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लिहाजा ए से ओ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में फिर डायरेक्शन जो है वो मोशन वाली डायरेक्शन होती है, यानी कि ये डायरेक्शन आ गई। अब अगर हम ओ से बी देखें, ओ से बी देखें तो ओ से बी ऑब्जेक्ट मूव तो ऐसे कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। मैक्सिमम से कम होते होते बी पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन फिर अपोजिट डायरेक्शन होती है, मोशन वाली डायरेक्शन नहीं होती, मोशन के अपोजिट होती है। तो मोशन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है मोशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट कर लें, यानी कि ऐसे। तो देख लें जी, आपकी ए से ओ पे जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो भी देख लें, टुवर्ड्स द मीन है। और बी से ओ की डायरेक्शन आप देख लें, वो भी आपकी टुवर्ड्स द मीन है। दोनों सिचुएशन में आपकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मीन है, यानी कि ये वाली बात भी आपकी प्रूफ हो गई कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ए से ओ जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओ की तरफ होगी, और आपका ऑब्जेक्ट ओ से बी जा रहा है तब भी आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो बीच यानी मीन की तरफ होगी। तो ये दो बातें हमने साबित कर ली। पहली बात हमने ये साबित कर दी कि ये मोशन वाइब्रेटरी है, और दूसरी बात हमने ये साबित कर दी कि इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन मीन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है, ओ की तरफ है। अब हमें तीसरी बात साबित करनी है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इस सिचुएशन के केस के अंदर जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसका फॉर्मूला माइनस के एक्स होता है, जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। चैप्टर 10 में हमने ये पढ़ा है, हुक्स लॉ। ये चैप्टर 10 में आया था जी। चैप्टर 10 में रॉबर्ट हुक ने इसी तरह की जो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही होती है उसका ये फॉर्मूला दिया था आपको, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। वो ये कहता था कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट पे, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसको हम कहेंगे नेगेटिव, क्योंकि वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। फिर इसने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कैसे, इज इक्वल टू और कांस्टेंट लाया माइनस के एक्स। ये जो के होता है ये इलास्टिक कांस्टेंट कहलाता है, ये फिक्स होता है। तो ये लॉ हमने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है। लिहाजा इस लॉ के हिसाब से हम कहते हैं जी कि इस वक्त जो इलास्टिक, इस मोशन में जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है ना, ये वाली जो फोर्स पैदा हो रही है ये कितनी है जी, अकॉर्डिंग टू हुक लॉ ये है माइनस के एक्स। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स जो होती है वो एम ए के बराबर होती है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स जो है वो एम ए के बराबर होती है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। अगर दो इक्वेशंस का लेफ्ट साइड हमारे पास बराबर होता है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि राइट साइड भी बराबर है, यानी कि एम ए जो है वो बराबर हो गया माइनस के एक्स। एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। अब इसमें ये जो रेशियो आ रहा है ना के डिवाइडेड बाय एम, तो के क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट होता है, जबकि m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक। और इस पूरे मोशन में मास चेंज नहीं हो रहा, ब्लॉक का जो मास है, ये जो ब्लॉक है इसका जो वजन है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, ये क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट, और ये क्या है, मास, बोथ आर कांस्टेंट। लिहाजा ये जो रेशियो है ये क्या हो गया, इट इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट हो गया रेशियो। और हमने इस बात पर डिस्कशन किया था पिछले डेरिवेशन में कि अगर हम एक इक्वेशन के अंदर से कांस्टेंट निकाल दें और इज इक्वल टू का साइन निकाल दें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। तो ये रहा इज इक्वल टू का साइन, ये रहा कांस्टेंट, इन दोनों को आप हटा दें तो अब इस इक्वेशन में आपकी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया माइनस एक्स। देख लें जी, यहाँ पर भी इस इक्वेशन से आपको ये साबित हो गया कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, टुवर्ड्स द मीन है। तो ये आपने तीसरी बात भी, ये वाली बात भी साबित कर दी। तीनों प्रॉपर्टीज आ गई ना, लिहाजा ये वाला मोशन भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो, ये भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। तो दो मोशंस हमने प्रूव किए कि वो सिंपल हार्मोनिक होते हैं, एक पेंडुलम
और एक ये वाला मोशन, इसको हम कहते हैं मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो इन दो मोशंस को हमने सिंपल हार्मोनिक प्रूफ कर दिया। अब हम इनके टाइम पीरियड और इनकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूले, टाइम पीरियड के फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले ड्राइव तो नहीं करने, लेकिन हमें इनको नोट डाउन करना होगा बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की वजह से इनके फॉर्मूलों को हमें लिखना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड के पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये जो मोशन था, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इस मोशन में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के m अपॉन के। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, इसको हमने ड्राइव जो है वो हायर क्लास फर्स्ट ईयर में ड्राइव किया जाता है, अभी हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। जबकि पेंडुलम के केस के अंदर, पेंडुलम का अगर हमें फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट करना है तो वो है जी 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। L अपॉन जी, ये पेंडुलम का फॉर्मूला। यहाँ जो है m से मुराद होता है मास ऑफ द बॉडी, के जो इलास्टिक कांस्टेंट है, L से मुराद होता है पेंडुलम की लेंथ, जी आपको पता है 9.8। ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले हो गए दोनों के। जबकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलों की, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलों की बात करें तो ये जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वाला मोशन था, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वाला जो मोशन था, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। जबकि पेंडुलम के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है, पेंडुलम के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एन। अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिएगा ज़रा, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। इस पूरे फॉर्मूले को उल्टा कर दें अगर हम, 2 पाई से हो जाएगा ये 1/2 पाई, और एम अपॉन के को उल्टा कर दो के अपॉन एम, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसी तरीके से इस वाले टाइम पीरियड के फॉर्मूले को अगर हम उल्टा कर दें 1/2 पाई, और एल अपॉन जी उल्टा हो जाएगा जी अपॉन एच, तो ये फ्रीक्वेंसी। तो असल में ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होती हैं ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। अगर आपको टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड के फॉर्मूले को उल्टा कर दो। फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालना है तो आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को उल्टा कर दो। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ये जनरल फॉर्मूले भी नोट कर दिएगा। टी का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला 1/f, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। तो यहाँ पर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर लिया। हमारे पास दो एज एन एग्जाम्पल हमने ली, एक पेंडुलम और एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। हमने दोनों मोशन को ना सिर्फ प्रूफ किया कि ये दोनों मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, बाकायदा मैथमेटिकली प्रूफ किया है हमने। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के इन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला हमने देख लिया, ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है टाइम पीरियड का, और ये सेकंड फार्मूला हो गया पेंडुलम पे टाइम पीरियड का, और ये फ्रीक्वेंसी का है। अब हम ये देखेंगे कि ये कुछ हमें बेसिक छोटी छोटी सी टर्म समझनी पड़ेंगी इन्हीं वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से। ये टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये अभी हमने फॉर्मूले लिखे हैं। आई थिंक मैंने आपको ये बयान नहीं किया है कि टाइम पीरियड क्या होता है, हाँ ये चीज़ मैंने बयान नहीं करी। तो अब हम ये चीज़ देखते हैं कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह ये छोटी छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वाइब्रेटरी मोशन के तरह, उनको देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया, वाइब्रेटरी मोशन की अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वाइब्रेटरी मोशन की जो बेहतरीन एग्जाम्पल होती है वो हमारे पास होती है पेंडुलम की।
तो पेंडुलम जो है वो आपके पास ये आ गया जी, ये इसकी मीन पोजीशन आ गई, ओ से मुराद हो गया ये जो ओ से हमने मेंशन की हुई ये इसकी मीन पोजीशन है। और इसकी जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ये हो गई जी, इसको आप ए कह लो, और इसकी जो दूसरी मीन पोजीशन है वो ये हो गई, इसको आप बी कह लो। तो ये पेंडुलम आपका ओ से बी पे जाता है, बी से ओ पे आता है, ओ से ए पे जाता है, ए से ओ पे जाता है, तो ये वाइब्रेशन होती है। अब इसमें क्या क्या हमारे पास बेसिक टर्म्स होती हैं, ज़रा उनको समझ लेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है जी वाइब्रेशन होती है सबसे पहली चीज़। नंबर वन हमने जो देखनी है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वन कंप्लीट ट्रिप इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वन कंप्लीट ट्रिप, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, बार बार एक पोजीशन पर आना जाना कर रहा है, तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरा एक चक्कर काटने के बाद जब ये वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, इसको आप कहोगे वन वाइब्रेशन। जैसे इस एग्जाम्पल में आपका पेंडुलम सपोज करें ए से स्टार्ट हो रहा है, ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये पहले जाएगा ए से ओ की तरफ, फिर ओ से बी की तरफ, फिर क्या होगा, फिर रिटर्न आना शुरू होगा, बी से ओ की तरफ आएगा और ओ से वापस ए की तरफ आएगा। अब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया, ये एक पूरा चक्कर काट लिया, इसको हम कहते हैं कि ये हो गई वन वाइब्रेशन। जब ऑब्जेक्ट घूम कर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसको आप कहते हो वन वाइब्रेशन। ठीक है, ये वाइब्रेशन खाली वाइब्रेटिंग बॉडीज में नहीं होती, ये पीरियोडिक मोशंस का टर्म है, वाइब्रेटिव बॉडी में नहीं है, ये नॉन वाइब्रेटिंग बॉडीज में भी होता है। मिसाल के तौर पे ये सन है जी, ये सन है, ये अर्थ है। अब अर्थ का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अर्थ पूरा चक्कर काट के जब ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, हम कहेंगे कि ये वन वाइब्रेशन हो गई। अब ये अर्थ का जो मोशन होता है ये पीरियोडिक होता है, वाइब्रेटरी नहीं होता है, ये वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर पूरा एक चक्कर कट जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है मोशन, तो यहाँ वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पाया जा रहा होता है। तो ये ये होती है वाइब्रेशन कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पीरियोडिक मोशन के अंदर है, पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट अगर पूरा एक चक्कर काट के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर रिटर्न आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक वाइब्रेशन हो गई। तो पेंडुलम की एक वाइब्रेशन क्या होगी, आप जिस पॉइंट पर ले रहे हो पेंडुलम पूरा एक चक्कर काट के वापस उस पॉइंट पर आ जाए। अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पेंडुलम पूरा बी से होकर वापस ए पर आएगा, ये हो जाएगा वन वाइब्रेशन। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो जिसका भी हमने फॉर्मूला पर लिखा हुआ था। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, पूरा एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इसको आप कहते हैं टाइम पीरियड, यानी एक पूरा चक्कर काटने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा। इसी एग्जाम्पल में अगर हम लें तो हमारे पास ये एक वाइब्रेशन हो गई ना, ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ था, पहले ओ पे गया, ओ से बी पे आया, फिर बी से वापस ओ पे, ओ से वापस ए पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ये एक वाइब्रेशन हुई। अब हमने अगर चेक किया कि सपोज करें इस वाइब्रेशन के दौरान टाइम कितना लगा है जी, 2 सेकंड। ए से जब स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हो गया, ये ओ पे गया, ओ से जब ये बी पे आया, बी से वापस ओ पे आया, ओ से वापस ए पे आया, इस पूरी एक वाइब्रेशन के दौरान 2 सेकंड्स का टाइम लगा है, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम का वो 2 सेकंड हो गया। अगर ये बहुत तेज तेज वाइब्रेट कर रहा है जी और आपने देखा 1 सेकंड के अंदर जो है वो सिर्फ टाइम कम लगा है, 0.5 सेकंड, तो हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड जो है वो 0.5 सेकंड हो गया। तो टाइम पीरियड ये होता है जी कि आपके पास अगर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, एक पीरियोडिक ऑब्जेक्ट है, और वो पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाता है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये भी वही बात है, वाइब्रेटरी मोशन में नहीं, ये पीरियोडिक मोशन का टर्म्स होता है, वाइब्रेटरी में भी होता है और जो पीरियोडिक्स होते हैं उसमें भी। सपोज करें ये सूरज है और ये आपका अर्थ है। अब अर्थ आपका वन वाइब्रेशन अर्थ का कब होगा, जब अर्थ यहाँ से स्टार्ट होकर वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, ये हो गई क्या, वन वाइब्रेशन। और अर्थ का तो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया हुआ है, अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने में, पूरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है,
365.3 डेज, कितने दिन लगते हैं, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। इसका टाइम पीरियड क्या है इसका 365.3, यानी पूरा एक चक्कर काटने में, पूरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365 दिन लग जाते हैं। तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या हो गया 365.3। इसी तरह घड़ी में देखें जी, हमारे पास घड़ी के अंदर ये 2 बज रहे होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब सपोज करें आपकी सुई यहाँ पर है, 3 पर है। अब आपकी सुई ये मूव करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी 3 पर, यानी इसका एक ये हो गया 1 वाइब्रेशन। पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी 3 पे आ गई। इस दौरान कितना टाइम लगता है 12 आवर्स का टाइम लगता है। 12 घंटे बाद आपको सुई वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मिलेगी। तो घड़ी का टाइम पीरियड कितना हो गया, एक बार वाइब्रेशन कंप्लीट करने में घड़ी को कितना टाइम लगता है 12 घंटे, ये उसका टाइम पीरियड हो गया। तो ये टाइम पीरियड होता है कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में कितने टाइम की ज़रूरत पड़ रही है, इसको आप टाइम पीरियड कहते हो। इसको टी से हम डिनोट करते हैं। इसका सिंपल तरीन फार्मूला जो है वो 1/f होता है, ये इसका सिंपल फार्मूला। एक और फार्मूला इसका वो ये कि टोटल टाइम जो है उसको आप डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। आपके ऑब्जेक्ट ने जितनी वाइब्रेशंस की हैं आप उसको डिवाइड करें किससे, जितना उसने टाइम लगाया। टोटल टाइम ऊपर रखें, वाइब्रेशंस को नीचे रखें, तो आपको टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। एक ये इसका फार्मूला होता है और एक ये इसका फार्मूला होता है 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स या रेसिप्रोकल। इसका यूनिट जो होता है, चूंकि टाइम ही है ये, इसका यूनिट जो है वो सेकेंड्स ही होगा। ये टाइम पीरियड होता है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, स्मॉल टी से हम नॉर्मल टाइम को, मुकम्मल टाइम को, टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि टाइम पीरियड जो कि एक पूरी वाइब्रेशन का चक्कर होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है तो 1 सेकेंड में उसने कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेंडुलम है, ये आपके पास एक पेंडुलम है और ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे। ये पेंडुलम जो है वो ऐसे वाइब्रेट करे जा रहा है, ऐसे टक 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 टक। ठीक है, अब हमने घड़ी सपोज करें जी स्टार्ट करी हमने घड़ी, अभी 1 सेकेंड स्टार्ट जैसे हमने करी, हमने देखा पेंडुलम यूँ गया वापस आया, फिर वहाँ पे यूँ गया यूँ आया, फिर यूँ गया यूँ आया और 1 सेकेंड हो गया। ये 1 सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब हम वाइब्रेशन चेक करें, एक वाइब्रेशन ये हो गई, एक वाइब्रेशन ये हो गई और एक वाइब्रेशन ये हो गई। इसने 3 वाइब्रेशंस किए 1 सेकेंड के अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपका 1 सेकेंड में 3 बार वाइब्रेट हो जाता है। इसी तरह मैं आपसे बोलूँ कि ये पेंडुलम है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशंस करता है, 1 सेकेंड में 5 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 बार जो है ये वाइब्रेट हो जाएगा। इसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितनी जो है वो वाइब्रेशंस आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है। इसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं जी, और कुछ जगहों पे इसको जो है इस ग्रीक लेटर सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। ये एक लेटर है जी, अजीब सा मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है और एफ से भी डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, एक ये फॉर्मूला है इसका। और एक फॉर्मूला जो है वो क्या है जी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को आप डिवाइड कर दें टोटल टाइम से। तो अगर आप टाइम पीरियड के और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलों को कंपेयर करें, एक दूसरे के उल्टे हैं। ये क्या है ये क्या है देखें 1/f, ये क्या है 1/t, एक दूसरे के उल्टे। ये क्या है टोटल टाइम ऊपर, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नीचे, यहाँ देखें उल्टा हो गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऊपर, टोटल टाइम नीचे। तो ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। इनकी डेफिनेशंस क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक टाइम में यानी 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है। हो गए ना, एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्स होता है, इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में नापते हैं और हर्ट्स का सिंबल होता है HZ, ये उसका फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। 3 चीज़ हो गई जी,
उसके बाद आते हैं जी चौथी चीज पर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये इसकी डेफिनेशन होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ से, इसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो। इसको आप एक्स नॉट से डिनोट करते हो। इसका यूनिट जो है, क्योंकि है तो ये डिस्टेंस, लिहाजा इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है। अगर हम ऊपर वाले पेंडुलम पर आएँ, इस पेंडुलम को देखें, इस पेंडुलम को अगर हम देखें तो देखें जी, ये इसकी मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से ये कितना फासला तय कर रहा है, ये जी इसका मैक्सिमम डिस्टेंस। बी से आगे तो नहीं जा रहा, बस ये इस मीन पोजीशन से अगर हम देखें तो ये इससे ज़्यादा फासला तय नहीं कर रहा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। इसको आप कहोगे कि ये एम्पलीट्यूड है। इसी तरह दोनों तरफ का एम्पलीट्यूड सेम होता है, ठीक है, ये और ये एम्पलीट्यूड बराबर होगा। इसको आप कहते हो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो कौन कौन सी टर्म्स हो गई हमारे पास? वाइब्रेशन हो गई, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई और एम्पलीट्यूड हो गया। इसी तरह एक और होता है डिस्प्लेसमेंट। वही डिस्प्लेसमेंट जिससे हम सिंपल हार्मोनिक में कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एम्पलीट्यूड से कम होता है और मीन और एक्सट्रीम के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उनके फासले को आप कहते हो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी किसी भी पॉइंट का आप मीन पोजीशन से फासला नापें, उसको आप डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम खाली एक्स से डिनोट करते हैं क्योंकि एक्स नॉट एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है और इसका यूनिट भी मीटर होता है। तो अगर आपके पास ये पेंडुलम है जी और ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ए और ये ओ और ये बी। अब आपको ये ओ और बी के दरमियान ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, अगर आप इनका फासला नापें मीन से, यहाँ तक का फासला, यहाँ तक का फासला, यहाँ तक का फासला, इनको आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हो, पॉइंट का मीन तक का फासला। जबकि अगर आप टोटल डिस्टेंस नाप लो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान, ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जी। अब हम एक छोटी सी चीज़ और कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। सेकंड पेंडुलम की लेंथ को कैलकुलेट करना होता है। ये अक्सर न्यूमेरिकल टाइप का होता है, न्यूमेरिकल में भी आ जाता है, बाज़ औक़ात ये डेरिवेशन के एंगल में भी आ जाता है, इसलिए हम इसको डेरिवेशन में ही कर लेते हैं। करना क्या है हमें? कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। एक सेकंड पेंडुलम की लेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम की लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया हमारे पास पेंडुलम। ठीक है जी, ये पेंडुलम है, इसकी वही तीन पोजीशन ले लेते हैं। ये इसका एक्सट्रीम, पहला एक्सट्रीम ए, ये इसका मीन पोजीशन ओ और ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी। एक वाइब्रेशन की है इसने, यानी कि यहाँ से लेके पहले ये ओ पे आया, ओ से बी पे गया, फिर बी से वापस ओ पे आया और ओ से वापस ए पे गया। तो ये हो गई जी वन वाइब्रेशन। इस दौरान जो टाइम लगता है उसको आप कहते हो टाइम पीरियड। अच्छा, सेकंड पेंडुलम कहते किसको है? सेकंड पेंडुलम कहते हैं उस पेंडुलम को जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, इसीलिए आप इसको सेकंड पेंडुलम कह रहे हो। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 होता है, 2 सेकंड, यानी कि इस ए से ओ से बी, बी से ओ से ए, इस पूरी एक वाइब्रेशन में टाइम कितना लगता है इसको? 2 सेकंड का, 2 सेकंड्स का टाइम लगता है। ऐसे पेंडुलम को हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। तो ये हमें टाइम पीरियड इसका पहले से पता होता है कि सेकंड पेंडुलम जो है इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी एल कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लें जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। वैल्यूज डालते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम 2 होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.142, अंडर रूट एल हमें मालूम करना है, जी की वैल्यू होती है 9.8।
इज इक्वल टू का 2 इधर रहने दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6.284 अंडर रूट L अपॉन 9.8। ठीक है जी। अब ये 6.284 मल्टीप्लाई में है, इसको हम 2 की तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 6.284। इस तरफ हमारे पास क्या बचा जी, अंडर रूट L डिवाइडेड बाय 9.8। अब 2 को हम इस 6.284 से डिवाइड करें, आंसर आता है 0.318। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, सॉरी राइट साइड पे L अपॉन 9.8। अब आप स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर लें साथ दोनों साइड का, ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म किया जा सके। ठीक है जी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे हम, तो ये जो 0.318 है इस पर भी स्क्वायर आ गया, और ये अंडर रूट L अपॉन 9.8 है इस पे भी स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, लेफ्ट साइड पे आपके पास बचता है जी L डिवाइडेड बाय 9.8, जबकि 0.318 का आप स्क्वायर रूट ले लें, आंसर आएगा 0.101। अब 9.8 डिवाइड हो रहा है, 0.101 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8, इधर आ गया L। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें, L की वैल्यू आएगी 0.99, 0.99 लेंथ आ गई जी मीटर, विच इज़ ऑलमोस्ट 0.99 का मतलब होता है कि ये तकरीबन 1 मीटर हो गई इसकी लेंथ। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड फिक्स है कितना, 2 सेकंड, और उसकी लेंथ भी फिक्स होती है कितनी, 1 मीटर। तो ये बात याद रख लेगा, हो सकता है एमसीक्यूज में भी आ जाए कि द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज, तो अब आपका वहाँ पे ये कैलकुलेट तो नहीं करोगे, फिक्स वैल्यू होती है 1 मीटर। ये बात याद रख लिएगा कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो फ्रीक्वेंसी भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी हम निकालते हैं पहले, उसके बाद हम लिख लेंगे क्या नतीजा निकला इसका। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 होता है, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी आती है 0.5 हर्ट्ज। तो ये एक सेकंड पेंडुलम की हमने 3 चीज़ें पता कर ली। सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड तो उसका फिक्स है जी 2, ठीक है। तो डेटा क्या हो गया सेकंड पेंडुलम का, उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड होता है, उसकी जो लेंथ होती है सेकंड पेंडुलम की वो 1 मीटर होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0.5 हर्ट्ज होती है। मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड 2 सेकंड का मतलब हो गया कि वो 2 सेकंड में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। 1 मीटर उसके स्ट्रिंग की लेंथ होती है, और 0.5 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में आधी वाइब्रेशन होती है, यानी ओ से ए से लेके ओ तक पहुंचेगा, आधी वाइब्रेशन हो रही है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर आज ऑफ करते हैं जी। हमने पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक से रिलेट सारी बातें कर ली। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वेव के टॉपिक को शुरू करेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपका ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होता है, 3 हिस्से हैं इस चैप्टर में। पहले हिस्से में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं, दूसरे हिस्से में वेव, और तीसरे हिस्से में साउंड। तो सिंपल हार्मोनिक हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वेव को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर साउंड को पढ़ेंगे कि साउंड के मामला क्या होते हैं फिजिक्स में।